दोस्तों नमस्कार। हमारी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हमारे चैनल में उन सभी बच्चों व दोस्तों का स्वागत है जो पढ़ाई को अपना दोस्त, नौकरी, परिवार और पेरेंट्स मानते हैं, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में पढ़ाई को ज़रूरी तो मानते हैं लेकिन उपयोगी नहीं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज से हम कक्षा 11 और 12 की पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं अपनी क्वालिफ़िकेशन बताना चाहूँगी। मेरी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा न बताते हुए आपको जितना उपयोगी उतना ही मैं आपके लिए शेयर करूँगी। मेरा नेट हिंदी से 2019 लास्ट दिसंबर और अभी मेरा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट से चयन हुआ है। तो इन्हीं अनुभवों को साझा करते हुए मैं आपको आपकी पढ़ाई में 4 चांद लगाने आ रही हूँ। इसी के साथ आज से हम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे। इस पुस्तक के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर हमें कोई भी टॉपिक को क्लियर करना है, किसी भी बुक को पढ़ना है और किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो सबसे पहले जिज्ञासा और रुचि दोनों होनी अति आवश्यक है। आपने एक बात सुनी होगी कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी नहीं पिलाया जा सकता, क्योंकि उसकी रुचि नहीं है। और अगर रुचि होती तो उसको घींस के ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार बच्चों को, अपने दोस्तों को पढ़ा तो सकते हैं लेकिन सिखा नहीं सकते। वो सीख तभी सकते हैं जब वो जिज्ञासु और रुचिकर होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको अपनी पुस्तक के बारे में बता रही हूँ। 11th और 12th के लिए यह पुस्तक है, हिंदी लिटरेचर में लगती है और 11th 12th के बच्चों के साथ साथ सभी एग्ज़ामों के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यह हिंदी साहित्य से संबंधित पुस्तक है और हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इस पुस्तक के माध्यम से भी आते हैं। मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो इस पुस्तक में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं जो इस पुस्तक में उठाए गए हैं, इस पुस्तक से उठाए गए हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस पुस्तक में जितने भी पृष्ठ है और जितने भी टॉपिक है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगी। हमारी इस पुस्तक के अंदर 4 अध्याय दे रखे हैं, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल दे रखे हैं और इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 भागों में बांट रखा है। तो यह हिंदी साहित्य इतिहास के 4 स्टेज होते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। ये ज़्यादा पृष्ठ की पुस्तक न होते हुए 150 पेजों की पुस्तक है और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा हमारा। कुछ ही दिनों में हम इस पुस्तक को कंप्लीट कर लेंगे और सभी बच्चों के लिए उपयोगी है और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो नए हैं और अभी सब्जेक्ट चुन रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आर्ट्स में लेने हैं, और जो आर्ट्स में बच्चे हिंदी लिटरेचर लेते हैं उनके लिए ये पुस्तक उपयोगी है। तो जो बच्चा हिंदी लिटरेचर लेना चाहता है वो पहले जिज्ञासु बन जाए और रुचिकर बन जाए, उसके बाद ही इसे अथाह समुद्र में गोते खाने के लिए उतर सकता है, वरना ये कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है। हम लोगों को बताने वाले कोई नहीं थे, टीचर्स लोग बताते तो हम लोग ध्यान भी कम ही देते थे और रुचिकर सब्जेक्ट जानते नहीं थे कि अपना रुचि का सब्जेक्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है। जो पेरेंट्स दिलवाते थे हम उन्हीं सब्जेक्टों की ओर बढ़ जाते थे आगे। आज का बच्चा के पास पूरी स्वतंत्रता है, वो अपने अनुसार सब्जेक्ट ले सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अगर वह हिंदी लिटरेचर लेना चाहता है तो पहले इन बातों को विशेष ध्यान रखिए। जिज्ञासा और रुचिकर बनना अति आवश्यक है। आज का हम टॉपिक लेंगे अपना आदिकाल। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कुछ ही जो पंक्तियाँ हम पढ़ेंगे ताकि हमारी क्लास आज स्टार्ट हो जाए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो भी बच्चा इच्छुक है, जो भी दोस्त पढ़ने के लिए इच्छुक है, तो वो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और जो चीज़ मैं नोट कराऊंगी वो आप अपने नोट लेंगे आप, कॉपी लो, पेन, जो भी आप पृष्ठ लो खाली, उसमें उतारते जाएं। ठीक है मित्रों, तो आज का हमारा टॉपिक होगा आदिकाल। आदिकाल से हम स्टार्ट करेंगे। यह लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, 25-30 पेजों का है, तो ध्यान से आपको ईयरफोन लगा के बैठना है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आदिकाल, यह आदिकाल का जो सन है वो मैं आपको बता रही हूँ। आदिकाल का जो सन है 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक माना जाता है। कौन सा मतलब काल माना जाता है?
सन 993 ईस्वी से लेके 1318 ईस्वी तक लगभग माना जाता है क्या आदिकाल। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आदिकाल का कालक्रम या काल बताओ। तो यह जो काल दे रखा है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दे रखा है। अनेक साहित्यकारों ने काल दिया था, लेकिन रामचंद्र शुक्ल का जो उपयोगी काल मान्य है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका, यानी आज जो हिंदी साहित्य है इसके बारे में जानने से पहले हिंदी साहित्य की जो पूर्व में जो स्थिति रही है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे, ताकि हम जो पढ़ेंगे वो अच्छे से क्लियर हमारा हो पाए। हिंदी क्या है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली आर्य भाषाओं में सबसे ऊपर है, ये आपको भी पता है। 10 से 15 राज्यों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी ही भाषा है, 29 राज्यों में। तो यह सर्वाधिक बोले जाने वाली आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। भारतवर्ष को प्राचीन काल में आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता था, यानी भारत जो हमारा देश था पूर्व में इसका आर्यावर्त नाम भी था। क्यों? क्योंकि यहाँ निवास करने वाले थे वो आर्य जाति के अधिक रहते थे और आर्य भाषा बोलने वाले भी अधिक थे। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं पृथ्वी के मानचित्र में भारत की स्थिति एक प्रायद्वीपीय के समान है। आपको बता देती हूँ प्रायद्वीप किसे कहते हैं। 3 दिशाओं से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, जमीन होती है, वो पानी से घिरी हुई होती है, इसीलिए वह प्रायद्वीप मानी जाती है। तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई जो क्षेत्र होता है उसी को प्रायद्वीप कह सकते हैं। इसके उत्तर में यानी भारत के उत्तर में क्या है, हिमाच्छादित यानी हिमालय है पूरा बर्फ से ढका हुआ, और दक्षिण में क्या है, अपाया सागर है, क्योंकि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों सागर है हमारे दक्षिण में, जिसकी महान संस्कृति ने वैदिक संस्कार, सदाचार एवं सुव्यवस्थित सुदृढ़ सामाजिक परंपराओं को जन्म दिया। हमारे भारतीय जो संस्कृति है इसमें क्या है, वैदिक काल में 16 संस्कार होते थे, सदाचार के जो नियम होते थे। आज भी हमारे जो नियम होते हैं ना, जैसे बिश्नोई धर्म के नियम है, फिर और भी काफ़ी सारे नियम है, 36 नियम माने जाते हैं, विष्णु में 29 नियम माने जाते हैं, मतलब बहुत सारे नियम माने जाते हैं। तो ये हमारे एक भारतीय संस्कृति के परंपरा का एक अंग है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण है। हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, सही विष्णुता, सभी प्रकार की बातों में विश्वास करने वाला। यहाँ अनेक प्रकार के धर्म है, अनेक जातियाँ रहती है और अनेक वेशभूषाएँ, मतलब सभी प्रकार की मिली भक्ति जो चीज़ होती है वो भारत में मिलती है। तो यह एक सही विष्णु भारत मानते हैं। सभी प्रकार के गुण जो समुद्र की भांति अनेक नदियों की धाराओं को अपने अंदर धारण करने वाला रखती है, यानी जिस प्रकार एक समुद्र के अंदर अनेक नदियाँ बहती है, अनेक छोटी बड़ी नदियाँ जो कचरा बहा के लाती है, जो कंकर पत्थर लाती है, जो प्रदूषण के जो मतलब जितने भी उनके गुण हैं, जितने भी उसके हानि होती है वो सब कुछ एक समुद्र में समा जाती है। उसी प्रकार भारत के अंदर अनेक जातियाँ, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति भारत में समाहित है। उसके बाद यहाँ अनेक जाति धर्म के लोगों ने भारत में क्या था, आक्रमण किया था, लेकिन सब कुछ मिट गया। लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी क्या है, अमिट है, यानी सब कुछ धर्म भी मिट गए, अनेक धर्म आए, अनेक मिटे, अनेक नए उपजे, लेकिन जो संस्कृति थी वो आज भी बिना मिटे हुए उसी की तरह अडिग है जो पहले थी, न डिगने वाली। यह संस्कृति हमारी परंपराओं को नव जीवन प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप आज भी यह नव नूतन लगती है। तो आज हमारे क्या भारत की जो संस्कृति है वो हमें इस प्रकार मतलब लगती है जैसे नए नए अभी अभी ही उपजे, इस प्रकार इसमें गुण समाहित होते रहते हैं। राजनीतिक यहाँ क्या है, भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आए हमेशा, किंतु उसकी सही विश्वनीति जो नीति थी वो सदैव हमेशा विजय रही है। सभी को साथ लेके चलने वाली जो नीति थी वो आज भी भारत में मान्य है। यहाँ भारत में अंदर क्या है, हिंदी साहित्य में भक्ति, वीर और श्रृंगार का त्रिवेणी संगम दृष्टिगोचर हमेशा रहा है। देखो वैसे तो मतलब जो गुण होते हैं साहित्य के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन तीनों गुण इसमें सबसे ज़्यादा रहे हैं। एक तो भक्ति, एक वीर और एक श्रृंगार, ये तीनों का संगम रहा है, इसीलिए इसको त्रिवेणी संगम
बोला गया है। इसमें भक्ति की धारा के संग ओजस्वी शैली के रासो साहित्य तो कहीं महाकवि बिहारी की नायिका का अद्भुत श्रृंगार तो कहीं गणानंद के वियोग भरे कवित्व के साथ साथ भूषण के राष्ट्र प्रेम उजागर होते हैं। कहने का अभिप्राय यहाँ यह है कि भक्ति के साथ साथ यहाँ रासो साहित्य रचा गया। बिहारी ने नायिका भेद के रूप में श्रृंगार रस के अनेक इसमें मतलब रचनाएं रची। साथ ही गणानंद के वियोग भरे जो कवि जो उनके हृदय में जो घात किए हुए जो उसमें अनुभव किए गए मतलब समय था जो वक्त था उनमें जो दो में उन्होंने जो चीज़ लिखी है बहुत शानदार उन्होंने लिखा है। साथ साथ वैसे ही भूषण जो मतलब एक वीर कवि काव्य के रचयिता माने जाते हैं, राष्ट्र प्रेम के कवि माने जाते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे दोहे लिखे हैं। भारत की इस पावन भूमि में धर्म संस्कृति और संस्कारों की अजस धारा प्रवाहित होती है। तो भारत के अंदर क्या है, अनेक धर्म संस्कृति संस्कार सभी प्रकार इसमें समाहित है। किसमें? भारत की संस्कृति में, जो जन जीवन को अमृत में जीवन प्रदान करती है। यहाँ के कवि लेखक स्वार्थ सुखाय के साथ साथ परिजन हिताय साहित्य का सर्जन करते हैं। यानी मतलब अपने सुख के साथ साथ दूसरों के भी सुख और उनके हित देखे जा सकते हैं। ठीक है, यानी अपने दुखों को दूर रख के दूसरों के सुखों को अनुभव करते हुए उनके हित देखते हुए इनमें साहित्य रचा गया है। कवियों में अनेक कवि रहे हैं, जैसे तुलसी, सूर, जायसी और कबीर अपनी वाणी से जो जन समूह को भक्ति और प्रेम की धाराओं से आनंदित करते थे। और साथ ही भारतेंदु, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य के द्वारा राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार के गौरवान्वित साहित्यकारों पर हम भारतीयों को हमेशा गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा, क्योंकि साहित्य को सूर सरी सम सब कह कर हित होय बताया जाता है। यानी सूर सरी सम सब कर हित होय, यानी इस प्रकार सब मतलब कार्य करे जो सबके हित के लिए होए। ये चीज़ हमारे साहित्य में बताई गई है, हिंदी साहित्य के अंदर, इसीलिए यह उपयोगी है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा क्लास को लंबा न खींचते हुए। आज तो हमारी क्लास का स्टार्टिंग डे था। हमारी क्लास आपको कैसी लगी, किस प्रकार शब्दों का उतार चढ़ाव रहा है और किस प्रकार हमने पढ़ा है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट के द्वारा में बताइए। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अपना साथ देते रहिए मित्रों। और आगे हम और नए नए वीडियो लाएंगे। और आज तो हमारी क्लास स्टार्ट थी, लेकिन आगे हमें और कुछ इसमें करने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहूँगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिले और उससे ज़्यादा आपको समझ में आए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।